हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में 26 से 27 जून के बीच में होगा और इसमें आपको पता है कि ये री एग्ज़ाम है। तो जो पिछली बार परीक्षा में क्वेश्चंस आए थे उनके बेसिस पर इस बार कुछ क्वेश्चन के प्रारूप की तैयारी की जाएगी। तो आज हम जर्नल स्टडीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आंसर किया करिए। कितने आंसर आपके, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और सही किए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन है ए गया, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2000 में आया है, 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। देखिए, महात्मा बुद्ध से ऐसा कभी भी कोई भी परीक्षा आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध से यानी बौद्ध धर्म से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो आज हम पहले इन्हें देख लेते हैं कि प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया। तो सारनाथ में दिया। ठीक, आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और जैसा कि इनके पिता को पहले से ही एक साधु के द्वारा बता दिया गया था कि ये बड़े होकर या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे और या बहुत बड़े साधु बनेंगे। तो इनको बहुत मतलब लाड़ प्यार से रखा गया। लेकिन अंततः ये क्या बने? अपने सारथी के साथ गए और बाहर का दृश्य देखकर इन्होंने साधु बनने का निश्चय लिया। क्योंकि इनका एक दृश्य एक क्रम से भी पूछा जाता है कि वो अपने जब सारथी के साथ गए थे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा था। तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था, फिर एक साधु को देख लिया था। तो ऐसे क्रम में उन्होंने देखा कि साधु बहुत खुश है। तो सारा कुछ वहीं पे उन्होंने तय कर लिया। और जो है, इन्होंने जब इनको बोधिसत्व मतलब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद से जो है ये बुद्ध कहलाए। और महात्मा बुद्ध जो है इन्होंने जब अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा जो है यहाँ पर हम कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि इनके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो इनका प्रथम उपदेश है तो इन्हीं सी को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। तो आप कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन से है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया। यानी मोस्टली ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो भाषण दिए हैं वो भाषा में पाली भाषा में है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम बताइए। तो यहूदियों के पहला है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक और जंदे-अवस्था। तो देखिए, ये भी जो है 12th माने संयुक्त हायर सेकेंडरी में आया हुआ है, यानी 10+2 के सेकेंड में लेवल में। और इसका आंसर है मूसा संहिता। तो देखिए, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। जबकि अगर आपसे पूछा गया कि बुद्ध धर्म से, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और सुक्ति संग्रह जो है ये आपका वैदिक साहित्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा। और जंदे-अवस्था बात करें तो ईरानी से। तो ध्यान रखिएगा, मूसा संहिता जो है वो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। और इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है, यानी तोरा इसी को कहते हैं। और इनका पूजा स्थल की अगर बात करें तो सीनाकॉस के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का और जंदे-अवस्था पारसियों या ईरानियों का पवित्र ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है चित्रित धूसर मृदभांडों से, काले और लाल मृदभांडों से, गेरू रंग के मृदभांडों यानी ओसीपी, और उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों के साथ। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। भारत में सबसे पुराना लौह युग की बात करें तो चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इसके फैक्ट्स हैं उसको जान लेते हैं कि लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अहिछन, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। कभी कभी इन स्थान का नाम दे देता है और इनका संबंध पूछता है कि ये किस युग से हैं, तो लौह युगीन से संबंधित है। इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो उस समय मिट्टी के बर्तनों को इस तरीके से मतलब इतना सुंदर चमकदार बनाया जाता था और वो इतने पके हुए होते थे। तो उसी से इनकी साहित्य प्राचीनता पता लगती है। तो इन्हीं की पुष्टि जो है वो पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक,
आगे क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए कलिंग युद्ध जो है अगर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन है 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी, 240 बीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा 261 बीसी में। तो देखिए अशोक जो थे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व के माने ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया और इसका साक्ष्य जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ध्यान रखिएगा ये 13वां शिलालेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस युद्ध के बाद यानी कलिंग युद्ध में हुए इतना ज़्यादा लोगों का रक्तपात देखते हुए उसी समय से इसी युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और कभी भी युद्ध न करने की मतलब शपथ ली थी। यानी अगर बात करें तो कलिंग मैंने पूरी तरह से एक बात कहें तो कलिंग युद्ध के बाद से इनका अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, ये बौद्ध धर्म को अपनाए और इन्होंने जो है अब कभी भी रक्तपात न करने की शपथ ली। तो ध्यान रखिएगा कलिंग युद्ध ने इनके स्वभाव को और इनके व्यवहार को पूरी तरीके से बदल दिया। यानी ये बौद्ध धर्म को कब परिवर्तित हुआ या बौद्ध धर्म में इनका स्थानांतरण कब हुआ? तो कलिंग युद्ध के पश्चात हुआ। और ये कलिंग युद्ध इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ष इंपॉर्टेंट है 261 बीसी। और ये कब हुए थे? तो 8वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुए थे। ये सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए अगर गुप्त वंश की बात करें तो आपको पता है कि जो श्रीगुप्त थे वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम से वास्तविक संस्थापक की बात की जाती है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यहाँ पर बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। कुमारगुप्त की अगर बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुमारगुप्त के पुत्र कौन थे? स्कंदगुप्त थे। और कुमारगुप्त के बारे में बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का, तो लगभग बहुत हजारों साल पुरानी विश्वविद्यालय थे और इसकी स्थापना तो कुमारगुप्त द्वारा की गई थी, परंतु इसको नष्ट अगर बात करें तो बख्तियार खिलजी के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर अगर विक्रमादित्य की बात करें तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या विक्रमांक के नाम से जाना जाता था कि इनकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो है, अगर आपसे पूछे कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसको माना जाता है, तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल को माना जाता है। आगे निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ए है तक्षशिला, बी नालंदा, सी उज्जैन और डी विक्रमशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। विद्या की अगर सबसे पुरानी पीठ की बात करें तो तक्षशिला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि तक्षशिला के बारे में कि तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। आपको पता है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको गुप्त वंश में कुमारगुप्त ने स्थापना कराई थी, लेकिन नालंदा और उज्जैन गुप्त कालीन, जबकि विक्रमशिला अगर बात करें तो पाल युगीन विद्या केंद्र था। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी और यह आधुनिक रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि सबसे पुरानी पीठ की बात करें तो आप बताएंगे तक्षशिला। और यहाँ पर देखिए आपको पता है कि नालंदा और उज्जैन जो है गुप्तकालीन है, जबकि विक्रमशिला बात करें तो पाल युगीन है। तो जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है सबसे पुरानी अगर आपसे बात करेंगे तो तक्षशिला है, जो कहाँ पर है अभी अगर आधुनिक बात करें तो रावलपिंडी से 20 मील दूर पश्चिम की ओर सिंध तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर बार आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में आए हुए हैं। तो वीडियो री एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जीएस से संबंधित है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आगे इससे संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।